आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स, और सिन बोर्ड के अंदर ये केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के नाम से एक चैप्टर होता है। अगर आप सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड की बात करो तो उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 10 होता है, जिसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में, यस, नॉट फर्स्ट ईयर। दिस इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इन सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। और इसी को जो है वो पंजाब टेक्स्ट बोर्ड में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बात देखिए, आप कुछ भी कह लो, मैक्रोमोलिक्यूल्स कैसे कहते हैं। मैक्रो मीन्स होता है, एक दो वर्ड होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स होता है छोटा, जबकि मैक्रो के मतलब होता है बड़ा या बिग। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स, बिग मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स असल में क्या होते हैं, दे आर एक्चुअली पॉलीमर्स। पॉलीमर्स को ही हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनते हैं। तो मोनोमर को हम माइक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं और पॉलीमर को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो इसके हवाले से लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्रोटीन एंड द सेकंड इज़ एंजाइम, जो आज का टॉपिक है। एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर दो टॉपिक डिस्कस करना है। फर्स्ट टॉपिक में आपको प्रोटीन के बारे में डिस्कशन दूंगा, और सेकंड टॉपिक जो मैं दूंगा दैट इज़ अबाउट रिगार्डिंग एंजाइम्स। और इस तरह से जो पीएमसी का सिलेबस है उसके अंदर यही दो टॉपिक मैक्रोमोलिक्यूल में इन्वॉल्व है, प्रोटीन और एंजाइम। तो बाकी इंजीनियरिंग वालों का जाहिर सी बात है, वो तो चैप्टर 10 उनको भी करना है सिन बोर्ड से, तो उसके लिए भी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो प्रोटीन और एंजाइम के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को आज के। ओके, बता। तो बेटा मोनोमर और पॉलीमर के बारे में थोड़ा सा बताया था हमें। मोनोमर्स जो होते हैं, मोनोमर्स ही जो है वो फॉर्मेशन करते हैं पॉलीमर की। मोनोमर से मिलकर पॉलीमर बनते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल और मर का मतलब होता है पार्ट। सिंगल पार्ट या सिंगल मॉलिक्यूल्स या सिंगल एटम्स मोनोमर्स होते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे मोनोमर्स होते हैं। दिस ऑल आर द मोनोमर्स। यही मोनोमर्स साथ में कंबाइन होकर क्या करते हैं, एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड अ पॉलीमर। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तस्बीहदाने के अंदर छोटे छोटे बीट्स होते हैं। जब वो सारे बीट्स मिलकर एक तस्बीहदाना बना लेते हैं, जब वो एक तस्बीहदाना बना लेते हैं, रोजरी बना लेते हैं, तो इन दैट केस वो बन जाता है हमारे पास दिस विल बी आ पॉलीमर। जिस तरह फूलों में गार्लैंड जो होता है, फूलों का हार, उसमें बहुत सारे गुलाब के फूल, समझो हर एक गुलाब का फूल एक मोनोमर है, और जब बहुत सारे उसमें धागे में आपने पिरो दिया गुलाब के फूल को और वो एक गार्लैंड बन गया, एक हार बन गया, तब वो एक पॉलीमर है। तो मोनोमर्स, बहुत सारे छोटे छोटे मोनोमर्स के मिलने से पॉलीमर बनता है। बहुत सारे पॉलीमर्स इंसान की बॉडी में मौजूद होता है, जैसे कि हमारे जो बाल हैं, हमारे जो हेयर्स हैं, वो पॉलीमर है। हमारे जो नेल्स हैं, हमारे जो नाखून हैं, वो पॉलीमर है। हमारी जो पूरी स्किन है ऊपर से नीचे तक, वो पूरी स्किन एक पॉलीमर है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी है। तो ये पॉलीमर्स कहलाते हैं। और जिस प्रोसेस से ये बनते हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, वो रिएक्शन। अब उसके अंदर भी फर्दर टाइप्स होते हैं, वो चैप्टर 6 होता है, एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है। तो फर्स्ट आते हैं, मैं प्रोटीन के बारे में डिस्कस करता हूँ आपको पहले। ये व्हाट आर प्रोटीन्स। देखो, प्रोटीन्स को समझने से पहले आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि व्हाट आर अमाइनो एसिड्स। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जिनमें हमारे पास अमाइनो ग्रुप भी मौजूद होता है, ऐसा कंपाउंड, और एसिडिक ग्रुप जो कल हमने पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी मौजूद होता है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अमाइनो एसिड। कार्बन होगा, एक तरफ NH2 ग्रुप होगा, एक तरफ COOH ग्रुप होगा, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक तरफ H लगा के एक तरफ R लगा देंगे रेडिकल। सो दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें ये बेसिक ग्रुप है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो इसी अमाइनो एसिड्स की जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को मिलाते हैं, तो फिर प्रोटीन बनता है। दैट्स वाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखें
दे आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन तैयार होता है। तो प्रोटीन असल में एक पॉलीमर है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, और किससे बन रहा है? अमाइनो एसिड से बन रहा है। अच्छा, अब अमाइनो एसिड कैसे जुड़ रहे हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू जुड़ रहे हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किस तरह की होती है? इस एडिशन पॉलीमराइजेशन में तो क्या होता है कि वो बस ऐड हो जाते हैं पाई बॉन्ड के ब्रेकेज से, पाई बॉन्ड को टूटने से पॉलीमर्स बन रहे होते हैं। जबकि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? यस, वाटर की रिमूवल, वाटर रिमूव हो रहा होता है, और वाटर की रिमूवल से जब भी पॉलीमराइजेशन होती है तो दिस विल बी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसके अंदर आप देखोगे तो किस तरह से इसमें जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं तो उनके मिलने से हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। और वो किस तरह से होती है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर COOH आया। अब दूसरा एक और मॉलिक्यूल देख लेते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, COOH ग्रुप। यहाँ पर दोबारा COOH ग्रुप आया, और इधर पर आ गया, इधर पर हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें इस केस में यहाँ पर अब इस पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव हो जाएगा। यहाँ से OH, यहाँ से H रिमूव हो जाएगा, तो ये वाटर की रिमूवल हो जाएगी। वाटर यहाँ रिमूव होगा, और वाटर के रिमूवल से R, C, फिर यहाँ से NH2 आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे बना दो। NH2 यहाँ बना लेता हूँ मैं, R यहाँ बना लेता हूँ। तो NH2, कार्बन, R, नीचे हाइड्रोजन, CO, अब यहाँ से ये निकल गया वाटर, तो ये इसके साथ डायरेक्ट जुड़ गया, NH के साथ ये जुड़ गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन यहाँ ये डायरेक्ट जुड़ चुका है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आगे क्या हो जाएगा? कार्बन, रेडिकल, हाइड्रोजन, COOH। तो बच्चे अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि CO के साथ ये नाइट्रोजन डायरेक्टली जुड़ गया, ये CO के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ गया। तो इस तरह से अब पीछे भी ऐसे ही होगा, ये नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, ये पीछे अलग से जुड़ा होगा, और यहाँ से OH निकलेगा, और ये आगे अलग नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। और इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी एक चेन बन जाएगी, और ये बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड यूनिट्स जब साथ में मिलेंगे तो फिर वहाँ पर फॉर्मेशन होगी उसकी। दैट इज़ अ प्रोटीन। यह प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर है। कंडेंसेशन पॉलीमर किस लिए कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर वाटर रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर वाटर रिमूव होने पर जो लिंक जनरेट हुआ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो दो अमीनो एसिड्स जो है ना पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू आपस में जुड़ रहे होते हैं। इसलिए हम प्रोटीन्स को समटाइम्स एक और नाम देते हैं, इन्हीं को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेज इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, समझ गए? तो अमीनो एसिड इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर द कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। समझ में आ गई बात सबको? सेकंड पॉइंट, अमीनो एसिड यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय पेप्टाइड लिंकेज। ये भी समझ में आ गया होगा कि ना? ओनली लिविंग थिंग्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन। सिर्फ जिंदा चीज़ें ही प्रोटीन्स को सिंथेसाइज कर सकती हैं। आप लेबोरेटरी के अंदर, लैब के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते। प्रोटीन सिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स वही सिंथेसाइज कर सकते हैं। इंसान लैब के अंदर आज तक कोई प्रोटीन नहीं बना पाया, क्योंकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो लैब में उसको तैयार नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, इसमें से अच्छा एक यहाँ पर हमारे पास ऐसा प्रोटीन है जिसको हम लैब में सिंथेसाइज कर लेते हैं, दैट इज़ इंसुलिन। एक याद रखें, सिर्फ इंसुलिन हमारे पास। तो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो सिंथेसाइज किया जा सकता है लैब के अंदर, जो आपने इंजेक्शंस वगैरह भी उसके लगते हैं। प्रोटीन्स आर मेड बाय प्लांट्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल। अच्छा, जो प्लांट्स होते हैं वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड के थ्रू वो सॉइल में कर रहे होते हैं। नम मिट्टी से वो डिफरेंट तरह के मिनरल्स ऑब्टेन करके उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बॉटनी में ऐसा होता है। मॉलिक्यूलर, चूँकि प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास काफ़ी हाई होता है। नॉर्मली मॉलिक्यूलर मासेस हमने कितने पढ़े? 100 तक, 200 तक, 300 तक बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो हम 342 पढ़ लेते हैं शुगर का, C12, C211। उससे भी ज़्यादा पढ़ लिया तो चलो, पोटेशियम का हमने ज़िंदगी में पढ़ा 948 AMU। उससे आगे तो शायद हमने कभी भी नहीं पढ़ा। पोटेशियम का फॉर्मूला काफ़ी बड़ा होता है, K2SO4Al, 2SO4Ol3, 24H2O। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो शुरू ही 34,000 AMU से होते हैं, और जाते जाते
50,000 AMU तक इनका एक मॉलिक्यूल का मास चला जाता है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल है ना, तो बड़े मॉलिक्यूल है बड़े। पॉलीमर्स वैसे होते ही थाउजेंड्स ऑफ AMU उनकी मॉलिक्यूलर मास होता है। और इंसान के अंदर 10,000 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन मौजूद हैं। ह्यूमन बॉडी में 10,000 तरह के डिफरेंट तरह के प्रोटीन हर इंसान के जिस्म में मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट काइंड्स एंड 10,000, मतलब 10,000 अलग अलग नाम होंगे उन प्रोटीन्स के, लेकिन आपको याद नहीं करने में 10,000 नाम। लेकिन आगे जाएंगे ना जब आगे फील्ड्स में, तो हमें पूरी लिस्ट मिलती है उस 10,000 प्रोटीन्स की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, और सबका अलग इम्पैक्ट है। तो इसलिए, और प्रोटीन का नाम कहाँ से आया, प्रोटीन कहते हैं क्यों ऐसे, ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया, ये पंजाब बोर्ड की बुक में लिखा है, ठीक है। फर्स्ट है प्रोटियोस। प्रोटियोस के मतलब होते हैं क्या भाई, फर्स्ट या प्राइम, या प्रोटियोस से आया है, और प्रोटियोस के मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, मतलब जो सबसे ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो प्रोटीन है। दैट्स वाई प्रोटीन उसको कहते हैं, प्राइम इंपॉर्टेंस उसके मतलब होते हैं, जो चीज़ सबसे ज़रूरी है। आपको पता है ना, डाइट के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं, फैट्स भी लेते हैं, इस तरह से हम ऑयल भी ले रहे होते हैं डाइट में, प्रोटीन्स भी ले रहे होते हैं, काफ़ी चीज़ें हम अपनी डाइट में लेते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है ना वो कंप्लीट डाइट बनाता है। प्रोटीन बाकी तमाम चीज़ों की कमी पूरी कर सकता है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें प्रोटीन की कमी पूरी नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। तभी अंडे को, एग को एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। एग जो होता है ना, अंडा, उसको कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि एग के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है बड़ी तादाद में। एग वाइट के अंदर, जो एग यॉक के अंदर तो फैट्स होते हैं। एग वाइट जो होता है, नहीं, एग यॉक में प्रोटीन नहीं होता, मैं बता रहा हूँ। एग वाइट में प्रोटीन होता है, एग यॉक में फैट होता है। तो अगर कोई जिम वगैरह अगर चाहता है तो उसको पता होगा। मिसाल के तौर पे अगर जिम में कैसे इंसान को क्या वेट ज़्यादा है, और अगर वो जिम कर रहा है तो उसको जो ट्रेनर होते हैं वो बोलते हैं भाई अंडे खाने हैं और जर्दी निकाल देनी है, सिर्फ सफ़ेदी खाओ। मोटे लोग जो होते हैं ना वो जर्दी नहीं खा सकते, क्योंकि जर्दी फैट जनरेट करता है, वो फुलाता है जिस्म को। और अगर किसी को मांस चढ़ाना होता है ना, मतलब बहुत पतला दुबला है, उसको मांस चढ़ाना है, तो उसको बोलते हैं जर्दी खाओ, यॉक खाओ। तो वो ट्रेनर्स होते हैं जिम में, वो ये कह रहे होते हैं। जिस आलू के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अरे तो सिर्फ आलू से मुराद होता है कि बाकी डाइट भी यूज़ करते हैं, चावल और रोटी भी होती थी। ये आपने जो कहा है वो माओ ज़ेडंग के दौर में, जब चाइना में जब एक तरह से एक इकोनॉमिकल डाउनफॉल आया था कम्युनिज़्म के दौर में, तो वहाँ पर माओ ज़ेडंग जो चेयरमैन था उसने कहा था भाई आलू खाइए। तमाम इंसानों से कहा कि भाई आलू खाओ, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अच्छा, मार्शियन की तुम बात कर रहे हो, वैसे वहाँ पे भी रिलेट कर सकते हैं। और मार्शियन जो मूवी थी जिसमें वो बंदा मार्स में फंस गया था, स्पेस शटल छोड़ के चला गया था उसको, फिर उसने जो है वो आलू उगाए थे, फिर आलू खाया था। मतलब मरेगा नहीं इंसान उससे, बट वीक हो जाएगा वो। स्टैंडर्ड मील उसकी बैलेंस डाइट पूरी नहीं हो सकेगी। एक होती है बैलेंस डाइट, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बाकी इंसान तो ज़िंदा तो पानी पी के भी रह सकता है बहुत दिनों तक, ठीक है, इस हवाले से। तो प्रोटीन इसलिए कंप्लीट डाइट कहा जाता है। तो प्रोटीन के मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंस, जो सबसे अहम चीज़ है, जिससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। गोश्त वगैरह जो आप यूज़ करते हो, मटन, चिकन, बीफ, ये सब प्रोटीन ही होता है, मैक्सिमम प्रोटीन बेस्ड होता है। आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गए, सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो MCQs के वाले से आ सकते हैं, PMC वालों के लिए तो ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है। अब क्लासिफिकेशन अगर हम करें, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन करें, उनको क्लासीफाई करें, तो 3 तरह के प्रोटीन्स हैं बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिसको हम कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं, और ड्राई प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन कौन से होते हैं, जो सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने हो, अमीनो एसिड के अलावा और कुछ ना हो उनके अंदर। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं, जिनके अंदर अमीनो एसिड तो हो और उसके साथ कोई नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस भी मौजूद हो। नॉन प्रोटीनस का मतलब कि अमीनो एसिड के अलावा कोई दूसरा ग्रुप मौजूद होगा, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसका नाम याद रखना, उसका हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो कंपाउंड प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है ना, उसमें अमीनो एसिड के अलावा कोई और ग्रुप भी मौजूद हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, XYZ। और जो दूसरा जो ग्रुप होगा नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस होगा, नॉन प्रोटीनस पार्ट होगा उसका प्रोटीन, उसको बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये सिर्फ कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन के अंदर होता है। थर्ड है ड्राइव प्रोटीन। ड्राइव प्रोटीन जिसको ड्राइव किया गया हो, दे आर मेड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स। ड्राइव प्रोटीन क्या होते हैं कि ये एंजाइम के एक्शन से बन रहे होते हैं, ड्राइव हो रहे होते हैं। मतलब ये आप डाइट के थ्रू इनटेक नहीं कर सकते उसको। आप सिंपल और कॉन्जुगेटेड तो डाइट के थ्रू, खाने के थ्रू आप इनटेक कर लोगे न्यूट्रिएंट के तौर पे,
ड्राइव प्रोटीन आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर रही होती है एंजाइम्स के एक्शन से, तो वो ड्राइव हो रहे होते हैं, दैट्स वाई ड्राइव प्रोटीन। तो 3 तरह के हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव प्रोटीन। सिंपल में सिर्फ अमाइनो एसिड है, कॉन्जुगेटेड में अमाइनो एसिड के साथ कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और ड्राइव प्रोटीन एंजाइम एक्शन से बन रहा होता है बॉडी के अंदर। क्लियर है? तीनों समझ में आ गए? बस एप्टीट्यूड के अलावा से सिंपल याद रखें, पॉइंट्स वाइज बस। अब इसके बाद अब सिंपल प्रोटीन की बात करेंगे। तो सिंपल प्रोटीन, फिर हमारे पास सिंपल प्रोटीन की क्लासिफिकेशन आती है। वो 5 टाइप्स के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हम उनको देखते हैं किस चीज़ में हल हो रहे हैं इस लिहाज से। अब ये सारे सिंपल प्रोटीन है, सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होंगे। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ग्लूटेनिन, ग्लियाडिन, एल्बुमिनॉइड, ठीक है। ये 5 हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो सिंपल हैं। एल्ब्यूमिन ये वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, पानी में हल हो जाते हैं। ग्लोबुलिन ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ब्राइन में, ब्राइन किसे कहते हैं? सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन, उसमें हल हो जाते हैं। ग्लूटेनिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन एसिड और बेस में हल हो जाते हैं ये। ग्लियाडिन्स क्या है? जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, अल्कोहल में हल हो जाते हैं। और एल्ब्यूमिनॉइड क्या है? जो इन सब में ऊपर जितने भी सॉल्वेंट हैं में से किसी में हल नहीं होते। तो सॉल्युबिलिटी के लिहाज से सिंपल प्रोटीन को क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। तो एल्ब्यूमिन वाटर सॉल्युबल है, ग्लोबुलिन ब्राइन सॉल्युबल है, ग्लूटेनिन जो है वो एसिड एंड बेस सॉल्युबल है, ग्लियाडिन जो है वो अल्कोहल सॉल्युबल है, और एल्ब्यूमिनॉइड जो है वो आपका इनमें से किसी में, सब में इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ये सॉल्युबिलिटी के लिहाज से हमने अलग अलग नाम लिख दिए। अब इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। एल्ब्यूमिन में हमारे पास मिल्क एल्ब्यूमिन है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होता है ना वो एल्ब्यूमिन होता है, और वाटर सॉल्युबल भी होता है, वो पानी में हल हो जाता है। दूध मिल्क को पानी में हल कर सकते हैं आप। ग्लोबुलिन एग वाइट, अंडे की सफ़ेदी, उसमें जो है प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन। अब उसको पानी में आप हल नहीं कर सकते, लेकिन सॉल्ट वाटर में वो हल हो जाएगा, नमकीन पानी में आप अंडे की सफ़ेदी को हल कर सकते हैं, ब्राइन में। ग्लूटेनिन, अब ग्लूटेनिन पानी में तो हल नहीं होता, लेकिन एसिड और बेस में हल हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हीट या राइस। अब चावल और आटा, आटा और चावल आप पानी में डाल दो या नमक मिले पानी में डाल दो, किसी में डिजॉल्व नहीं होगा। एसिड या बेस में डालोगे तो हल हो जाएगा। तो ये आपके पास ग्लूटेनिन है। ग्लियाडिन वाटर में नहीं हल होते हैं, अल्कोहल में हल होता है। फॉर एग्जांपल बार्ले या मेज़, जौ जिसको हम कहते हैं ना, जौ या मकई, वो अल्कोहल में हो जाते हैं, तभी उनसे हम शराब भी नहीं से बनाते हैं। जौ का पानी जो बियर वगैरह होता है ना, वो चीज़ से बनता है ना, बार्ले से बनता है कि। तो माल्ट वगैरह जो आ रहा होता है, जर्मिनेटेड बार्ले होता है वो माल्ट जिसको हम कहते हैं, तो वो उसमें ग्लियाडिन होता है, तो वो पानी में हल नहीं होता, अल्कोहल में हल होता है। जी हाँ, चैप्टर 9 में हम पढ़ेंगे। माल्ट असल में जो होता है, माल्ट किसे कहते हैं? जर्मिनेटेड बार्ले, माल्ट होता है जर्मिनेटेड बार्ले। अब उसमें देखो, ये तो चैप्टर 9 का टॉपिक है फर्मेंटेशन का, अल्कोहल्स की जो प्रोडक्शन होती है। तो माल्ट होता है जर्मिनेटेड बार्ले, मतलब बार्ले होता है जिसको हम जौ कहते हैं। जौ को जब सड़ा देते हैं तो वो बन जाता है माल्ट। उसी माल्ट से हम बनाते हैं फिर बियर। अब बियर होता है अल्कोहलिक, उसमें 10% जैसे कि अल्कोहल मौजूद होता है। नॉन अल्कोहलिक बियर्स भी होते हैं, लेकिन वो जर्मिनेटेड माल्ट से नहीं बनता, उसके अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो नॉर्मली दुकानों में मिल रहा होता है। उससे नशातारी नहीं होता, सिंपल सी बात है। अगर नशातारी नहीं हो रहा तो उसका मतलब अल्कोहल नहीं है उसके अंदर। अगर वो अल्कोहल नहीं है तो उसको पिया जा सकता है। नॉन अल्कोहलिक लिखा हुआ भी होता है उसके ऊपर, है ना। बहुत सारे होता है ना, रानी पता नहीं क्या नाम होता है, लेमन पता नहीं क्या, कुछ नाम होता है। या आप रेड बुल कह लें, तो रेड बुल जो होता है नॉन अल्कोहलिक होता है, अल्कोहल नहीं होता उसके अंदर, नॉन अल्कोहलिक बियर है वो एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी बूस्टर है। लेकिन बहुत सारे अल्कोहलिक बियर्स भी होते हैं, तो वो मना होता है, वो नहीं पी सकते। तो ज़रूरी नहीं है कि माल्ट जो लिखा हुआ है, माल्ट लिखा हुआ है तो उसमें माल्ट ही हो। बहुत बार सिर्फ लिखा हुआ होता है, अंदर माल्ट होता नहीं है, वो डिफरेंट और प्रोसीजर से बनाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली बिक भी नहीं सकता अगर वो बियर वाला कंटेंट उसके अंदर है तो। इतना आराम से नहीं बिकेगा, वो मिलेगा चोरी छुपे मिल सकता है, नॉर्मली नहीं मिलेगा। अब बात जब इस पे आई है तो अल्कोहल है ना। अब मिसाल के तौर पे जौ का पानी है ज़्यादातर, अब उसमें अल्कोहलिक भी है, तो वो जिनको पेट का मर्ज़ होता है वो पी सकते हैं, जिनको इंडाइजेशन का मसला होता है वो पी सकते हैं। मतलब दवाई के तौर पे, दवाई के लिहाज से आप किसी भी चीज़ को पी सकते हैं। हराम चीज़ भी आपके लिए हलाल हो जाती है अगर आपको जान को ख़तरा है और आप उसको पीना पड़ जाए। मिसाल के तौर पे जैसे अब खांसी हो रही है, तो अब सुकून चाहिए बॉडी को, तो खांसी के सिरप में भी अल्कोहल मिला देते हैं ताकि वो जैसे आपको सुकून मिल जाए। लेकिन अगर कोई इसको खांसी नहीं है और बिला वजह वो कब सिरप पिया जा रहा है तो ये गलत है, गुनाह हो जाएगा फिर, क्योंकि आप नशा हो गया। बहुत सारे होता है ना, वो इस तरह से हीरोइन चाहिए होता है, उनको कुछ नहीं मिलता, वो सिरप ही पी लेते हैं, तो देते भी नहीं दुकान वाले कब सिरप नॉर्मल लोगों को, क्योंकि वो उससे नशा हो जाता है उससे।
आम लोग हम तो इसलिए पीते हैं कि खांसी हो रही है, तो उसके लिए इस्लाम में गलत नहीं है। जान बचाने के लिए हम चीज़ें पी सकते हैं इस तरह। क्या बिल्कुल, हाँ सही बात है। नहीं तो ऐसे गैस के मसले होते हैं, सिगरेट उसमें होता है। गैस का जिसको मसला होता है बॉडी में, गैस पेन का मसला होता है, तो वो सिगरेट उसको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आप सिगरेट पिए। अब उसके लिए वो सिगरेट गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उसके लिए एक डॉक्टर खुद डायग्नोस कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, किसी भी चीज़ का नशा करना वो गलत है, किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हो जाना वो गलत है। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ की गलत है, वो कोई भी चीज़ हो स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। बाकी जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर मतलब कि डिजीज़ क्यूर के तौर पे आप कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया बेस और बार्ले और मेस के बारे में। एल्ब्यूमिनॉइड में हमारे पास क्या है भाई, जो किसी चीज़ में हल नहीं हो सकता। जैसे हेयर में मौजूद कैरेटिन और नेल्स में मौजूद कैरेटिन। तो हेयर, आपके जो बाल होते हैं उसमें कैरेटिन होता है, ठीक है, तो वो हेयर्स के अंदर। अब हेयर को आप किसी भी चीज़ में डिजॉल्व नहीं कर सकते, बालों को एसिड बेस किसी में हल नहीं होता वो। तो हेयर के अंदर कैरेटिन होता है जो किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में इनसॉल्युबल है वो। तो बाकी इस तरह नेल्स हो गए, नेल्स भी डिजॉल्व नहीं होते किसी चीज़ में, नेल्स में भी कैरेटिन होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोटीन्स है बच्चों। सिंपल प्रोटीन क्या है, जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड होगा। उनके ये 5 टाइप्स हैं और उन 5 टाइप्स के अंदर वो उनके एग्जाम्पल्स मैंने बता दी। तो थोड़ा सा इसमें मेमोराइजेशन है, याद करना पड़ेगा। बायोलॉजी वालों के लिए 2 जगह पर इंपॉर्टेंट है, एक बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी से और दूसरा चैप्टर 10 केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से। इंजीनियरिंग वालों के लिए एक जगह से इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री से। बायोलॉजी वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि 2 जगहों पर आता है ये। जैसे कल जो MCQs आया हुआ था PMC में, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में कि ग्लूकोज यूनिट्स किस तरह से जुड़ते हैं। अब मैं थोड़ा परेशान हो गया उसको देख कर ना, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर 10 में है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और PMC सिलेबस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है भी नहीं। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ये बायोलॉजी के अंदर भी एक चैप्टर में है, तो वहाँ से ये MCQs आया। तो मतलब PMC सिलेबस से आउट कुछ भी नहीं था, उसके अनसाइड में ही सही था। मुझे इस पर डाउट हो रहा था तो वो क्लियर हो गया। बाकी जो MCQs बच्चों ने सेंड किए मुझे ईजी ही लगे, कोई मुश्किल MCQs नहीं थे। हाँ, तकरीबन आसान था, पिछले साल की बनस्बत आसान था इस साल। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होंगे भाई, जिनमें प्रोटीन के अलावा कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होगा। प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस कोई मौजूद होगा। अब उनमें भी हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के लिहाज से हम उनको अरेंज कर लेंगे। न्यूक्लियोप्रोटीन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस के, सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटीन होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन है। ग्लाइकोप्रोटीन, इसमें हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ना, वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनिल ग्रुप एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। और इनके एग्जाम्पल में म्यूकिन है, सलाइवा में। सलाइवा में म्यूकिन होता है जो म्यूकस प्रोड्यूस करता है। वही म्यूकस क्या करता है, वो जब आप खाना खाते हो तो वो उसको म्यूकस वो मतलब एक तरह से डिजॉल्व वो कर रहा था, बोलस बना रहा होता है। बोलस बनाता है तो बोलस फिर एसोफेगस के नीचे फिर जाता है। वो डाइजेशन के अंदर पढ़ते हैं बायोलॉजी वाले। सलाइवा में म्यूकिन है, वो एक प्रोटीन है। म्यूकोइड होता है टेंडन्स के अंदर, टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स ये हमारे जो जोड़ होते हैं ना जो हाथ में, तो उसमें टेंडन्स होते हैं। वो गोश्त, पाया खाओ पाया, तो पाए की जो बोटी होती है, बोटी क्या होती है, वो रबर टाइप की जो होती है, वो टेंडन्स होते हैं। वो क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी कर में मदद देते हैं वो, तो टेंडन्स उसको बायोलॉजी में हम कहते हैं। तो टेंडन्स जो होते हैं तो वो म्यूकोइड्स होते हैं टेंडन में, वो भी प्रोटीन है। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरिक एसिड एज अ कॉन्जुगेटेड, वो एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। जैसे मिल्क में जो केसिन है, मिल्क में केसिन एक प्रोटीन होता है मिल्क का, वो फॉस्फोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन कलर से निकला है, क्रोमो मतलब कलर होता है, ये कलर्ड होते हैं क्रोमोप्रोटीन सारे। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरोफिल है, वो कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। इस तरह से स्किन में मेलानिन होता है, स्किन का जो कलर आ रहा होता है ना, ब्राउन या टैन टाइप का जो कलर होता है, स्किन की जो कॉम्प्लेक्शन होती है ना, वो क्रोमोप्रोटीन्स की वजह से होती है। और क्रोमोप्रोटीन में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मशहूर जो है वो मेलानिन है। ये मेलानिन क्या करता है, ये स्किन को उसका कलर दे रहा होता है। कुछ लोगों में ये मेलानिन नहीं होता है। कुछ लोगों ने देखो ना वाइट टाइप के बर्ड्स की बीमारी जिसको हम कहते हैं, उनकी पूरी बॉडी वाइट होती है, चेहरा पूरा बिल्कुल वाइट, तो उनके यहाँ पे ये मेलानिन की कमी होती है, उनके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, तो स्किन पिगमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए ब्राउन से शेड स्किन पर नहीं आ पाती है, वो टोटल वाइट हो जाता है, बीमारी जिसको हम बर्ड्स की कहते हैं। ठीक है, तो लैक ऑफ मेलानिन की वजह से होता है, तो वो क्रोमोप्रोटीन है मेलानिन। इस तरह से लिपोप्रोटीन, लिपिड्स, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो बस ये याद रखें। तो हमारे पास ये 5 तरह के हमारे पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्लियर है?
न्यूक्लियो ग्लाइको फॉस्फो क्रोमो लाइपो, ठीक है। उसको आप इस तरह से लाइन से याद करेंगे 2-3 बार तो याद हो जाएगा। ये मैं वर्ड सिनेरियो, देखो बच्चे एक चीज़ होती है वर्ड सिनेरियो, में उसकी बात कर रहा होता हूँ। वर्ड सिनेरियो किसे कहते हैं? इंसान हमेशा ना पाकिस्तान में रहना है तो अपने आप को वर्ड सिनेरियो के लिए तैयार रखो। वर्ड सिनेरियो से मेरा दुनिया का सबसे मुश्किल पेपर अगर आपका आए तो आपके अंदर ये एबिलिटी हो कि आपको उसके अंदर सॉल्व करने की आपके अंदर सलाहियत हो। मैं पढ़ा रहा होता हूँ वर्ड सिनेरियो के लिहाज से। आप लोग सर ये तो सारे ही आपने कर दिया, तो क्या पता पूछ लें, क्या पता एनईडी के टेस्ट में पीएमसी में पूछ लें कि दोज प्रोटीन्स विच आर कलर्ड आर कॉल्ड डैश, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, कर्मोप्रोटीन। अब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे निशान लगाओगे? क्लियर है? ये मुश्किल, और अगर ये आ जाए टेस्ट में तो कहा जाएगा यार बड़ा मुश्किल पेपर आया था, ऐसे भी सवाल थे। बाद में क्या अफसोस करते हैं, काश पढ़ लेते हैं। ये वर्ड सिनेरियो को ज़हन में रखा करो, ताकि अगर वर्ड सिनेरियो को अगर कर लोगे ना सही से, तो अगर सिनेरियो आपके गुड सिनेरियो अगर आपके सामने आ जाएगा तो बता ऐसे ही हो जाएगा। आप मुश्किल अब आप पीएमसी के, मैंने बताया ना कल जो टेस्ट हुआ फर्स्ट टेस्ट, बड़े आसान लगे, आपको भी आसान लगेंगे आप देखोगे तो कहना पढ़ा इस तरह से कि हमारे लिए वो चीज़ें मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अगर हम आसान पढ़ लें तो खुदा ना खास्ता मुश्किल आ जाता, फिर बड़े मसले होते हैं आपके लिए। नहीं समझ में आ रही बात? मुश्किल पढ़ लो ना अगर, तो मुश्किल पेपर भी हो जाएगा, आसान भी हो जाएगा। आसान पढ़ लो तो आसान तो हो जाएगा, मुश्किल नहीं हो पाएगा। और यही वर्ड सिनेरियो सबसे ज़्यादा एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर देखने में आता है। कुछ नहीं पता किसका पेपर कौन सा है सामने उनके, एनडी में और डाउ में, किसी को क्या पता। तो यही है ना, मतलब आगे जाकर मायूसी ना हो, डिस्पेयर ना हो, काश ये कर लेते हैं, काश सर पढ़ा देते हैं, पता नहीं सर क्यों इस टॉपिक को छोड़कर चले गए, काश कर लेते तो आज मेरा 5 नंबर बच जाता। होता है नहीं अफसोस? तो वही इसलिए कह रहा हूँ कर लो। थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई न्यूक्लियो ग्लाइको फॉस्फो क्रोमो लिपो रटना पड़ेगा जाके, बट हो जाएगा। इतनी चीज़ें रटी है ज़िंदगी में, थोड़ा और रट लो। तो यहाँ पर हमने देख लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि हमारे पास प्रोटीन्स को हमने डिफाइन कर दिया। प्रोटीन मैंने सारे बता दिए, ठीक है। मैंने आपको प्रोटीन का बताया, इसके 3 बेसिक टाइप है, सिंपल, कंपाउंड, ड्राइव्ड। सिंपल बता दिया मैंने कि सिंपल प्रोटीन्स जो है वो आपके पास 5 तरह के थे, और कॉन्जुगेटेड भी 5 तरह के थे। सिंपल प्रोटीन को हम सॉल्युबिलिटी के लिहाज से अरेंज कर रहे होते हैं, और कंपाउंड प्रोटीन को हम पोरोसिटी ग्रुप के लिहाज से अरेंज कर रहे होते हैं। ड्राइव्ड प्रोटीन पढ़ना नहीं है, कोर्स में नहीं है, ना पंजाब में है ना सिंध में, तो छोड़ दो। अब आ जाते हैं फंक्शन के लिहाज से प्रोटीन के कितने टाइप्स हैं, वो जो काम करते हैं उसके लिहाज से। तो फंक्शन के लिहाज से उनके हमारे पास ये कुछ टाइप्स हैं: एंजाइम, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज़। ये सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। मेडिकल वालों के लिए जैकपॉट है ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग वालों के लिए, मेडिकल वालों को तो ज़िंदगी भर यही पढ़ना है, तो उनको ज़्यादा से समझना है। एंजाइम्स खुद प्रोटीन होते हैं। एंजाइम अगर जिसका अगला टॉपिक आज पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन एंजाइम इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, तो वो एंजाइम के बारे में डिटेल आगे जाकर आएगी। एंजाइम करते हैं क्या है? बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहे होते हैं। बहुत तरह के रिएक्शन है, सब आगे बात होगी। अमाइलेज एक एंजाइम होता है, स्टार्च को ग्लूकोज बनाता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। समझ आ गया? एंजाइम एक प्रोटीन कौन सी क्लास है? बायो कैटलिस्ट। स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं पूरी आपकी, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो बॉडी को सपोर्ट देते हैं। जैसे अब बॉडी को सपोर्ट देंगे, दैट इज़ टाइटिन, इसको समझ लो टाइटिन। अच्छा, टाइटिन बहुत छोटा सा नाम है, ये एक प्रोटीन है। इसका जो असल नाम है ना, जो केमिकल नेम इसका है, जो स्ट्रक्चरल नेम है इसका जो नाम है असल केमिकल नेम, वो दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज का किसी भी ज़बान का सबसे बड़ा वर्ड है। अगर आपको टाइटिन का पूरा फॉर्मूला लिखना पड़े ना, तो उसके लिए आपको 700 पेज चाहिए, 700 पेजेस। 700 सफ़े में सिर्फ टाइटन का फुल नेम आएगा, इतना छोटा टाइटन जो आपको दिख रहा है। और एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी है, अभी शायद मैंने लिंक नहीं डाली है, आप उसमें टाइटन लिखना यूट्यूब में ना, टाइटन लिख कर इंटर कर देना ना, फिर आपको तकरीबन 7 घंटे की वीडियो मिलेगी। एक बंदा उसमें बैठा हुआ है और सिर्फ पढ़ रहा है, वो नाम शुरू कर रहा है, आप आगे बढ़ते हो, 7 घंटे बाद वो वीडियो ख़त्म हो रही है, टाइटन का नाम खत्म हो रहा है, और बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज़ है उस वीडियो में। मतलब ये टाइटिन एक ऐसी सबसे बड़ा नाम इस केमिकल का। तो टाइटिन क्या होता है? वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये क्या कर रहा होता है? स्ट्रक्चर दे रहा होता है बॉडी को, क्योंकि बहुत माइक्रो मॉलिक्यूल है ना, तो नाम बहुत बड़ा होगा इसका, कितना ही स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी। तो टाइटिन से क्या होता है? जो स्ट्रक्चर्स या आपके जो मसल्स वगैरह होते हैं ना, गोश्त वगैरह, वो बने होते हैं टाइटिन से।
उसके अंदर टाइटिन मौजूद होता है, प्रोटीन। तो गोश्त क्या होता है, स्ट्रक्चर आपको गोश्त ही देता है ना बॉडी को ऊपर से नीचे तक, मसल्स देते हैं आपके। स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज क्या होता है, महफूज रखना। ये क्या करते हैं, स्टोर आयरन एंड अदर सब्सटेंस। इनका काम होता है आयरन आइंस को और डिफरेंट और चीज़ों को स्टोर करके रखना। तो इनमें से हमारे पास जैसे फेरिटिन है वो स्प्लीन में स्टोर होता है, ठीक है। स्टोरेज प्रोटीन में हमारे पास फेरिटिन एक स्टोरेज प्रोटीन है। देखो INR होता है नॉर्मली बहुत सारे प्रोटीन्स के नाम में, म्यूकिन, इस तरह से पेप्सिन, टाइटिन, फेरिटिन, INR होता है। ये समझ लो सफिक्स है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स का। तो फेरिटिन जो है ना वो क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है। फेरम और फेरस और फेरिक से आ रहा है ना फेरिटिन, कल बताया था। स्प्लीन, तिल्ली जिसको हम बोलते हैं, बॉडी में एक पार्ट होता है स्प्लीन का, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको स्प्लीन कहते हैं, तिल्ली कहते हैं वैसे तो उर्दू में गाय की तिल्ली कही जाती है उसको, तो इंसान की बॉडी में भी होता है स्प्लीन। स्प्लीन में क्या होता है, फेरिटिन होता है। फेरिटिन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है, आयरन आइंस को। अच्छा, तो लीवर क्या स्टोर कर रहा होता है, ऐसे ही बताओ ज़रा। लीवर बाइल स्टोर नहीं करता, लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज को स्टोर, या समानुलाइज राइट, ग्लूकोज को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज स्टोर करता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को ब्लड में जो है वो ट्रांसपोर्ट करेंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को ब्लड में ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन को, लिपिड्स वगैरह को वो ब्लड में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे कि हेमोग्लोबिन बहुत मशहूर है, जो कलर होता है खून का, जो लाल कलर होता है वो हेमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, फेरिक आयंस उसके अंदर होता है। तो हेमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है उसका क्या काम है, वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। वो ऑक्सीजन वगैरह को, डिफरेंट मटेरियल को ब्लड पे लेकर जा रहा होता है। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है, नकलो हमल के लिए मदद दी जा रही होती है। रेस्पिरेटरी प्रोटीन क्या होंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जैसे कि आपके पास हेमोग्लोबिन ही यहाँ पर शायद दूसरा है, उसका काम रेस्पिरेटरी प्रोटीन के तौर पे भी आएगा। हार्मोन्स के बारे में बायोलॉजी में बहुत पढ़ते हैं। हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा बॉडी के अंदर होता है जिसमें हार्मोन्स का एक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म वगैरह को बड़ा रेगुलेट करने में मदद देते हैं हार्मोन्स। बहुत सारा हार्मोन बॉडी के अंदर होता है और बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन सर अंजाम देते हैं। ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, जैसे यहाँ थायराइड ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस, ओवरी, बहुत सारे जो है वो, टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं। डोपामाइन हो गया। ये बायोलॉजी वाले जानने क्या बात है, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले तो बस छोड़ दें, बस होगा कुछ, ठीक। तो ये तो टॉपिक जो है ना, ये वाला इसी से रिलेटेड, इससे क्योंकि नाम ही टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री में यही चीज़ होती है। इसलिए आप कोई बच्चा है अगर इंजीनियरिंग वाला है, अगर ये चीज़ उसको बोरिंग लगती है तो कभी भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में नहीं जाना, NED में छोड़ देना। और इंजीनियरिंग वाले, और यही मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि अगर तो एक इंजीनियरिंग ऐसी है जिसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है, वो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है और कम परसेंटेज पर उसमें हो जाता है। तो और अगर आपको उसमें हो गया तो वहाँ तो पढ़ना ही पड़ेगा ना आपको, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको नहीं समझ में आता, नहीं सर बायोलॉजी से बिल्कुल ही नफरत है, तो बायोमेडिकल की फील्ड में नहीं जाना, फिर सिंपल सी बात है। अच्छा, हार्मोन्स क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी में है, जैसे मैंने नाम लिया कुछ ना, डोपामाइन वगैरह, ये वो, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, बनना, रिवर्स उसका है। एनाबॉलिज्म, दोनों मिला दे, क्या बात है, सईद का कॉन्सेप्ट आला। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म सारे तुम्हारा पक्का है इस बार CMC। तो जैसे इंसुलिन हमारे पास जो होता है वो एक हार्मोन है, इंसुलिन रेगुलेट कर रहा होता है शुगर को, शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन मसल्स की मूवमेंट उस पर हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे मायोसिन एक प्रोटीन है। एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर बहुत मेन काम सर अंजाम देते हैं। एंटीबॉडीज़ ये क्या करता है, फाइट अगेंस्ट एंटीजेंस, एंटीजेंस के ख़िलाफ़ की हमारे पास लड़ाई कर रहे होते हैं, जैसे ग्लोबुलिन वगैरह। तो एंटीजेंस किसे कहते हैं, कोई भी फॉरेन स्पीशी जो आपकी बॉडी में आती है और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीजेंस। अरे अल्लाह अकबर, तुमने बिल्कुल रिवर्स चले गए एंटी मैटर में। एंटी मैटर असल में एक तरह से जैसे मैटर है ना कि उसमें न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होता है, जबकि आगे मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एंटी मैटर इसका बिल्कुल रिवर्स है। रिवर्स से मुराद ये कि न्यूक्लियस के अंदर एंटी प्रोटॉन होगा जिसका चार्ज नेगेटिव होगा, और न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में बजाय प्रोटॉन के, बड़ा इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे।
तो रिवॉल्व करेगा पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में होगा नेगेटिव चार्ज। इससे अलग तरह के एक मैटर जनरेट होगा जिसको एंटी मैटर कहते हैं, डार्क मैटर भी उसको कहा जाता है, और कहा जाता है 90% यूनिवर्स उसी से बनी है। ये सब साइंस फिक्शन मूवीज़ वगैरह में एंटी ग्रेविटी फॉलो करती है वो नहीं कोई एग्जिस्ट, फिलहाल हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल अब तक इसका प्रूफ कोई नहीं है एंटी मैटर का। टॉपिक बड़ा अलग हो गया। तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, एंटीजेंस बाहर से जो फॉरेन स्पीशीज़ आ रही है ना, उनको वो एंटीबॉडीज़ उनके खिलाफ लड़ती हैं बुराई, और डिफरेंट तरह की बीमारियों से बॉडी को सेव कर रही होती है। समझ में आ गया। एंजाइम क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, रेस्पिरेटरी प्रोटीन, हार्मोन्स, कॉन्ट्रैक्टिव प्रोटीन और एंटीबॉडीज़। क्लियर। तो ये एक चार्ट है, वो जहन में रख लेना कि कौन सा प्रोटीन की टाइप कौन सी है। तो ये सब मैंने फंक्शन के लिहाज से प्रोटीन को अलग अलग कर दिया। बेटा टॉपिक बहुत ऊपर का है, ये बहुत आगे और बात कर सकते हैं इसके ऊपर, बट इतना एटलीस्ट याद रखें, इंजीनियरिंग मेडिकल सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। वरना अगर बात करने पे तो ये टॉपिक पे 1 घंटा बात किया जा सकता है बायोलॉजी के अंदर, इतने मेन टॉपिक्स हैं ये सारे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर प्रोटीन की। ये आसान से है, लेकिन ये सिंध बोर्ड के अंदर नहीं है, फेडरल और पंजाब बोर्ड में है। अच्छा, केमिस्ट्री में नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं स्ट्रेट, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसे कहते हैं प्रोटीन का, जिसमें जिगजैग या कॉइलिंग हुई होती है, इस तरह से जिगजैग जुड़े होते हैं, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। तो 3D फॉर्मेशन में अगर जो है वो प्रोटीन्स आकर जुड़े हुए हैं तो दैट इज़ टर्शरी। तो MCQs में आ सकता है ये, PMC में ख़ास तौर पे, कि अगर सारे पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े हुए तो प्राइमरी, जिगजैग या कॉइलिंग हुई तो सेकेंडरी, 3D है तो टर्शरी। और एक और होता है क्वार्टनरी, भी आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, पढ़ा होगा क्वार्टनरी। क्वार्टनरी में क्या होता है, वो डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड्स के मिलकर बन रहे होते हैं। अगर डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर अगर बन रहे हैं प्रोटीन, तो दे आर क्वार्टनरी। वैसे 3 इंपॉर्टेंट है, चौथा रेयर है काफ़ी। क्लियर है, स्ट्रक्चर समझ में आ गया प्रोटीन का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। प्रोटीन का टॉपिक यहाँ ख़त्म हो गया। अब आते हैं प्रोटीन का एक टाइप होता है एंजाइम। एंजाइम में आते हैं। एंजाइम क्या होते हैं भाई, प्रोटीन ही होते हैं, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और ये क्या होता है असल में, दीज आर द बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स असल में बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, फास्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस एंजाइम कैटलाइज्ड होते हैं, एंजाइम्स की प्रेजेंस में चल रहे होते हैं। दे ड्राइव अ बायोकेमिकल रिएक्शन टू कंप्लीशन विच नॉर्मली डोंट अकर इन नॉर्मल कंडीशन। अच्छा, एक काम तो ये करता ही है, एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, चूँकि कैटलिस्ट है। एक और काम कर सकता है, अगर कोई रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशंस पर अगर नहीं हो पा रही और उसके लिए कोई अबनॉर्मल कंडीशन चाहिए, तो एंजाइम क्या करता है, उस रिएक्शन को नॉर्मल कंडीशन पे करवा देता है। इसके एग्जांपल समझ लो सब। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज व्हेन इट इज बॉइल्ड विद HCl, बट अमाइलोज इन सलाइवा डज नॉट रिक्वायर HCl और हाई टेम्परेचर फॉर दिस कन्वर्जन। देखो समझो अब इस बात को, क्या लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट, हमारे माउथ में सलाइवा है, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम होता है अमाइलेज। दिस शुड बी अमाइलेज, ओके। अमाइलेज एंजाइम है। अमाइलेज का क्या काम होता है, वो स्टार्च को, स्टार्च मतलब लाइक जो आप स्टार्च को मतलब रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो स्टार्च होता है ये, वो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा होता है ग्लूकोज के अंदर। अच्छा, नॉर्मल कंडीशन पे स्टार्च ग्लूकोज पे कन्वर्ट करना लैब के अंदर, तो आपको HCl डालकर बॉयल करना पड़ेगा। जैसे आपने आटा लिया, अब आटे में मैंने बताया HCl में डिजॉल्व हो सकता है, वो एसिड डालेंगे, हीट करेंगे, तब जाकर आटा हल होगा उसके अंदर। लेकिन हमारे माउथ में जो है ना, ये कन्वर्जन स्टार्च का कन्वर्ट होना ग्लूकोज ना, हम HCl, ऐसा तो नहीं कि रोटी खाएं और एक गिलास HCl पी लेते हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो हम अमाइलेज क्या करता है कि नॉर्मल कंडीशन पे ही वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ना कोई बॉयल करना पड़ता है वाटर को उसके लिए, ना बॉयल वाटर पीना पड़ता है, ना HCl पीना पड़ता है, डायरेक्ट हो जाता है। सही है। तो ना सिर्फ रिएक्शन को स्पीडअप करेंगे, बल्कि रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे नॉर्मल कंडीशंस पर, जो नॉर्मली लैब के अंदर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होते। कुछ एंजाइम में एक नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, पीछे बता दिया, प्रोटीन में भी होता है, वो क्या होता है, प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, ठीक है। अब एंजाइम हमेशा ना अपने सबस्ट्रेट के साथ एक्शन कर रहा होता है। एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है एंजाइम।
एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। इसको बायोलॉजी के अंदर हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, लॉक एंड की मैकेनिज्म। तो मैं लॉक एंड की मैकेनिज्म, तो एक लॉक होता है और की होता है। ये बड़ा बड्डा इस पर चल रहा था पिछले दिनों, वो ग्रुप्स में मुख्तलिफ MD-CAT वगैरह के फेसबुक और उसमें कुछ लोग और कह रहे थे कि ये जो है वो एंजाइम लॉक होता है, कुछ लोग कहते हैं एंजाइम की होता है, क्योंकि 100% क्लियरली कहीं पर लिखा हुआ नहीं है ये बात कि कौन सा लॉक है और कौन, हाँ एक लॉक है और एक की है, ये तो पता है। तो ये पता है, ये एक, अब इसके बारे में कोई जवाब नहीं है, आप किसी को लॉक किसी को की कह दो, लेकिन लोग अलग अलग लेकर आ रहे हैं कि फ़लाना बंदे ने, ये डॉक्टर नजीब का लेकर आगे लेक्चर, फ़लाना ये कह दिया और ये कह दिया। बिल्कुल सेम, बिल्कुल ऐसे ही बात, जैसे कि प्लस हाफ माइनस हाफ जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, आप इसमें से कोई क्लॉकवाइज और कोई एंटी क्लॉकवाइज बताता नहीं है। तो मुझे ये बोलते कि सर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्वांटम नंबर है, चैप्टर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री नहीं। कोई मुझे बोलते सर ये एंटी क्लॉकवाइज, किसी किताब में नहीं लिखा होगा, ऐसे आर्बिट्री है, आप किसी को भी प्लस हाफ दे दो, किसी को माइनस हाफ दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इससे ये साबित होता है कि दोनों के अपोजिट होते हैं स्पिन्स, एक की क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब प्लस हाफ क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये आप नहीं बता सकते। ये लॉक एंड की वाला मामला भी ऐसे ही था, किसी को भी लॉक और किसी को भी की कह दो। अब सबसेट को कुछ कह रहे थे, कुछ उसको कह रहे थे। ये जो डिस्कशन है ना वो फ्रूटफुल है। ऐसे डिस्कशन होना कौम की कामयाबी की ज़मानत है। मीनार पाकिस्तान पे हुआ, सही हुआ गलत हुआ, ये फालतू की डिस्कशन, इससे कौम तरक्की नहीं पाएगी। कौम तरक्की पाएगी इस डिस्कशन से कि एंजाइम लॉक है कि की है, सबस्ट्रेट लॉक है कि की है, प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन होता है कि एंटी। दुनिया इसी पे बात कर रही होती है, हम लोग उल्टे पुल्टे टॉपिक उठा के फेसबुक पे अपनी वॉल और स्टेटस भर रहे होते हैं, यही कर रहे होता है ना। इस वजह से हम पीछे हैं दुनिया से। अच्छा हाँ, तो कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, इसको प्रोस्टेटिक ग्रुप कहता है। नोमेनक्लेचर एंजाइम की नोमेनक्लेचर, एंजाइम की नेमिंग कैसे की जाती है। एंजाइम के सबसे मेन बात, एंजाइम को जो सफिक्स होता है ना वो एज होता है। हर एंजाइम के आखिर में एज आएगा। जैसे मैंने इन बताया था, प्रोटीन्स के क्लास में आता है पेप्सिन, टाइटिन वगैरह, ठीक है, मायोसिन, म्यूकिन। ओज किसके क्लास में आ रहा होता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, गैलेक्टोज, बहुत सारे, राइबोज वगैरह बहुत सारे। तो ओज जब आ रहे लास्ट में तो दिस इज कार्बोहाइड्रेट, और अगर एज आ जाएगा लास्ट में तो दिस विल बी एंजाइम, डायस्टेस, जाइमेस, माल्टेस, सक्रेस, हाइड्रोलेस, लाइगेस, लाइगेस, बहुत सारे। एज जब आ जाएगा लास्ट में एंजाइम है। सफिक्स है, इसका सफिक्स मतलब जो एंड में लगे। तो एज से पहले प्रीफिक्स क्या हो सकता है? प्रीफिक्स सबस्ट्रेट हो सकता है, सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम अटैक करता है। तो इस तरह से हो सकता है, जैसे माल्टेस, माल्टेस कौन से एंजाइम किस पर अटैक करेगा? माल्टोज पर अटैक करेगा। सक्रेस किस पर अटैक करेगा? सक्रोज पर। लाइपेस किस पर अटैक करेगा? लिपिड्स पर करेगा, लाइपोस पर नहीं करेगा, लिपिड्स पर करेगा। लिपिड्स पे जो एंजाइम ऐड करता है वो लाइपेस। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सबस्ट्रेट के साथ एज लगा देते हैं, जिस पर अटैक कर रहा है उस पर। जैसे माल्टेस जब माल्टोज पे अटैक करता है तो उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अलग कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एज से पहले टाइप ऑफ रिएक्शन लगा दो, ऐसा भी दूसरा तरीका। जैसे आइसोमरेज, ये वो एंजाइम होगा जो आइसोमर बनने में मदद दे रहा होगा, टाइप ऑफ रिएक्शन है, सबस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है। डिहाइड्रोजिनेज, ऐसा एंजाइम जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को फास्ट कर सकेगा। रिडक्टेज, रिडक्शन कर सकेगा, जो रिडक्शन करने में मदद देगा। ऑक्सीडेज, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजनेस, जो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोलेज, जो हाइड्रेशन करेगा। बहुत सारे निकल सकते हैं। तो सबस्ट्रेट के लिहाज से भी नाम रखा सकता है, टाइप ऑफ रिएक्शन के नाम से भी आखिर में एज लगा सकता है। क्लियर? सवाल यह है कि सबस्ट्रेट किससे कहते हैं। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं? सबस्ट्रेट होता है, रिएजेंट होता है, सॉल्वेंट होता है या फिर कैटलिस्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसके साथ अगर दूसरा कुछ है तो दिस विल बी लिविंग ग्रुप। दिस इज द जनरल पैटर्न ऑफ राइटिंग ऑल द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सबस्ट्रेट वो चीज़ जो ज़्यादा हो गया अमाउंट में, रिएजेंट हमेशा कम होता है तादाद में।
ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में ये फ़र्क होता है, जो चीज़ ज़्यादा है वो सबस्ट्रेट है, जो कम है वो रिएजेंट है। तो एंजाइम की तादाद थोड़ी सी होती है और एक बड़े सबस्ट्रेट पर अटैक कर रहा होता है। सबस्ट्रेट जिस पर रिएजेंट आकर अटैक करे, तो जिस चीज़ पर अटैक हो रहा होता है वो सबस्ट्रेट है। बहुत सारी चीज़ें देखो बच्चे, RX + NU न्यूक्लियोफाइल, RNU बन जाता है चैप्टर 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2, सबस्ट्रेट होता है RX, 1 डिग्री 3 डिग्री कोई भी हो सकता है, ये रिएजेंट है। अटैक किया, प्रोडक्ट बना, और X माइनस क्या है, लिविंग ग्रुप है। किसी भी रिएक्शन को अब यस हम बायोलॉजी क्लास से बात करें, डाइट में जो इनटेक कर रहे हैं वो सबस्ट्रेट है, वो बड़ी तादाद में है वो, और जिस पर एक्शन कर रहा है एंजाइम है वो रिएजेंट है। बायोलॉजी में वैसे समझते तो खा ले तो उसके क्लास है, केमिस्ट्री में अलग अलग से समझाते हैं, जो ज़्यादा है वो सबस्ट्रेट, जो कम है वो रिएजेंट। सही कहा तुमने, बट बायोलॉजी में मसला इंजीनियरिंग वाले भी क्लास में बैठे हुए ना, तो थोड़ा सा वो ड्राई फील करता है। मेडिकल वाले को मज़ा आ रहा होगा, अरे सर सही है सर, ओके है सर। इंजीनियरिंग वाले बोले तो क्या पढ़ा रहे हैं सर ये, फ्लाइट फुल फ्लाइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंजीनियरिंग वाले भी समझें चीज़ों को, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चले एंजाइम के टाइप्स देखते हैं, एंजाइम के कितने टाइप्स हैं। हमारे पास 6 टाइप्स एंजाइम की हैं। एक यूनियन है, जैसे IUPAC एक है ना यूनियन ऑर्गेनिक की, वैसे ही एक है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बैनुल-अक़वामी तंजीम है IUB। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने तमाम एंजाइम को 6 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। अब बड़ा आसान है, सिंपल। अभी मैंने आपको नोमेनक्लेचर बताया, उसी से देख लेना। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएस, आइसोमेरेज, लाइगेस। ऑक्सीडोरिडक्टेज कौन से एंजाइम्स होंगे? जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे होंगे। अब कोई भी एग्जाम्पल उठा लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, बड़ा पढ़ाया कल, तो बड़ी बात हुई इसके ऊपर। अल्कोहल है, अल्कोहल के जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, फिर भूल गए, एल्डिहाइड बनेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड बनेगा। तो जो एंजाइम इसमें यूज़ करेंगे वो ऑक्सीडोरिडक्टेज करेंगे, अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, क्यों? चूँकि वो ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, उस एंजाइम जो होगा बॉडी के अंदर वो ऑक्सीडोरिडक्टेज होगा जो ये काम कर रहा होगा। ट्रांसफरेज, ट्रांसफ़र करेगा फंक्शनल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में। ट्रांसफरेज जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा फंक्शनल ग्रुप को इधर से उधर। अब इसके लिए थोड़े एग्जाम्पल थोड़े से मुश्किल है, फोकस कर लो। ये लिखा हुआ है एसिटाइल COA। चलो मेडिकल वाले बताओ क्या होता है ये COA, क्या मतलब? नहीं, COA का मतलब होता है, यहाँ पर COA का मतलब है को एंजाइम A, CO को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम A, इसको फुल फॉर्म कहते हैं, एसिटाइल COA लिखते हैं। इसका रिएक्शन हम करते हैं कैरिनिटीन के साथ। ये कैरिनिटीन के साथ, कैरिनिटीन जब इसका रिएक्शन कैरिनिटीन के साथ होता है तो बस सिंपल याद रखना है कि एसिटाइल इस कैरिनिटीन पे आ जाता है और CO अलग हो जाता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये कौन करेगा? ये ट्रांसफरेज करेगा, ये एंजाइम बॉडी के अंदर, जो फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र कर रहा होगा। एसिटाइल COA और कैरिनिटीन का बताया। हाइड्रोलेस, ये क्या करेगा भाई? एडिशन ऑफ वाटर, या हाइड्रोलेस का काम क्या होगा कि ये एडिशन रिएक्शन नहीं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होते हैं ना उनको स्पीड अप कर रहा होता है। जैसे अभी बताया था अमाइलेज का, बताया था अमाइलेज क्या करता है, वो स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अमाइलेज जो है हमारे पास वो एक हाइड्रोलेज टाइप का एंजाइम है। लाइएस क्या करेगा? एडिशन रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा। अब एडिशन रिएक्शन से क्या मुराद है? कोई भी एडिशन रिएक्शन है, पाई बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है तो उसको लाइएस बढ़ाएगा। आइसोमरेज, आइसोमर बन रहा है किसी का, जैसे डी से एल बन रहा होता है ना, डी एलेनिन, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज, दो अलग तरह के आइसोमर्स हैं। तो अगर किसी बॉडी के अंदर डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोमर बन रहा है अलग अलग, तो एंजाइम होगा आइसोमरेज जो उसको कैटलाइज कर रहा होगा। लाइगेस, ये एंजाइम क्या करते हैं? पोलीमराइजेशन अगर बॉडी में कुछ चल रही है तो लाइगेस उसको क्या करेगा? कैटलाइज करेगा। तो अब टाइप्स ऑफ एंजाइम के लिए से देख लो फिर दोबारा। ऑक्सीडोरेटेज ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगा, ट्रांसफरेज ट्रांसफ़र करेगा फंक्शनल ग्रुप को, हाइड्रोलेज हाइड्रोलिसिस करेगा, लाइएस एडिशन रिएक्शन में हेल्प करेगा, आइसोमरेज आइसोमराइजेशन हो रही है,
उस पर हेल्प करेगा। लाइगेज किस पे हेल्प करेगा? पोलीमराइजेशन पे हेल्प करेगा। मैक्सिमम है इतने हैं आज के फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम जो बॉडी में हमारे एक्शन कर रहा होता है ना, और वो उसके डिफरेंट 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं जिन पर वो बेस कर रहा होता है। मतलब जब वो कभी कभार अच्छी तरह से एक्ट कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता, फैक्टर्स हैं। अगर पानी में एंजाइम को ज़्यादा देर तक रख दिया जाए तो उनकी एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। वाटर के अंदर एंजाइम्स अपनी एक्टिविटी को ख़त्म कर देते हैं अगर देर तक रहे तो। जैसे नॉर्मली कहा जाता है ना कि जब आप खाना खाएं, वेन एवर यू ईट फूड, जब आप फूड की ईटिंग करते हैं तो कहा जाता है पानी आप पहले पी लें, है ना। पानी है ना कि खाने से पहले जब आप पानी पिएंगे तो फिर वो शिफा है, है ना। खाने के बीच में पी लेंगे तो फिर वो दवा है, और आखिरी में पी लेंगे तो वबा है। वबा मतलब बीमारी है, ये कहते हैं हम लोग उर्दू में इस जुमले को। क्योंकि जब आखिरी में जब आप पानी पी लोगे ना तो आप अपने फूड खा लिया, डाइजेशन शुरू हो गए। अच्छा, जब आप शुरू में पानी पीते हो ना उस वक्त एंजाइम सिक्रेट नहीं हुए होते, तो आप पी लो पानी जितना पीना है। लेकिन जैसे ही आप खाना खा के ख़त्म करते हो ना, फ़ौरन से एंजाइम शुरू हो जाते हैं सिक्रेट होना। वो एंजाइम आगे स्टमक के अंदर बाइल वगैरह जो भी है सारा आ गया, पैंक्रियाटिक डक्ट आ गया, बाइल डक्ट से आ गया, आपका पूरा बाइल जूस आ गया। अब फिर जब आप पानी पी ले होते हो तो वो सारे एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं। जब डाइल्यूट हो जाते हैं तो पानी में आ जाते हैं, और पानी में आने की वजह से वो अपनी एक्टिविटी को लॉस कर देते हैं। इसलिए डाइजेशन उनकी हमेशा ख़राब होती है जो खाना खाने के बाद पानी पीते हैं। सुन्नत तरीका भी है ये हदीसों के जरिए कि खाना के से पहले पानी पिया जाए। ये तो 1400 साल पहले हमें ये चीज़ पता थी, इस्लाम ने जो बताई है, और साइंस भी उसका प्रूफ करता है कि ये पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर आप पानी में देर तक रख देंगे किसी भी एंजाइम को तो वो अपनी एक्टिविटी लॉस कर देगा। जैसे खाना खाने के बाद पानी पीने से एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं, डाइजेशन अच्छी नहीं होती है। सारी चीज़ें में ये लिक्विड तो आप इंटेक कर रहे हो ना, उसके अंदर हमारी आदतें बनी होती हैं कि खाने के बाद पानी पीना है। हाँ, ठहर कर पी लें, जैसे 10 मिनट 15 मिनट बाद तो ज़्यादा बेहतर है। सेम तो गलत कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। नेक्स्ट, हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर वो एक्ट कर रहा होता है। वो टेम्परेचर याद रखना है 37 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर के बीच में एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी शो कर रहा होता है, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर इससे आगे चला जाए 50 डिग्री से ऊपर तो क्या होता है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं, परमानेंटली लॉस कर देते हैं 50 डिग्री से ऊपर। और अगर 50 डिग्री से कम हो जाए टेम्परेचर तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस करते हैं, बट टेम्पोररी, थोड़ी देर के लिए। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चला जाए एंजाइम्स का, 100% एंजाइम अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं, और जिसकी वजह से इंसान, जाहिर सी बात है कि मौत भी हो सकती है। हीट स्ट्रोक जिसको आप कहते हैं, हीट स्ट्रोक जो होता है सख्त गर्मी के अंदर, तो इसी वजह से होता है। टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन 50 डिग्री से ऊपर जाता है, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी छोड़ देते हैं, इंसान को चक्कर आते हैं, गिर पड़ता है, मौत हो जाती है। हीट स्ट्रोक में ऐसे ही होता है ना। लेकिन ज़्यादा ठंडे टेम्परेचर पे एक्टिविटी टेम्पोररी लॉस होती है। इंसान बहुत ठंड में, अब उसमें एक डिफरेंट तरीका होता है ना, फ्रॉस्ट बाइट हो जाए, हाइपोथर्मिया हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सख्त गर्मी में, अगर आप गर्मी में रहोगे ना, जिसको कहते हैं गर्मी में, आप सख्त गर्मी में धूप में आप मैक्सिमम 15 से 20 मिनट सर्वाइव कर सकोगे अगर आपका ऑप्टिमम लिमिट से ऊपर टेम्परेचर चला गया। लेकिन हाइपोथर्मिया जो होता है ना, वो आपको आराम से 3-4 घंटे बाद जाकर इंसान को होता है सर्दी में रहने में, फ़ौरन से नहीं होता। अगर आप आधे 1 घंटे सर्दी में रहो, सख्त सर्दी में, आप गर्मी में चले जाओ, दोबारा एंजाइम दोबारा बहाल हो जाएंगे। लेकिन सख्त गर्मी में एंजाइम मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं सारे, एंजाइम एक्टिविटी परमानेंटली लॉस कर देते हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर याद रखना है MCQ के लिहाज से 37 से 50 डिग्री, उससे ऊपर परमानेंटली लॉस, उससे नीचे टेम्पोररी लॉस। समझ में आ गई बात? हर एंजाइम, अच्छा तीसरा एक और फैक्टर है, हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम pH होता है जिस पर वो एक्शन करता है। फॉर एग्जांपल पेप्सिन का जो pH होता है वो 1.6 होता है। पेप्सिन क्या होता है, मैंने दोबारा से बता देता हूँ। पेप्सिन किसे कहते हैं? पेप्सिन एक एंजाइम है जो स्टमक में मौजूद होता है, स्टमक के वॉल से रिलीज होता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, जो आप प्रोटीन खाते हो ना, जैसे अंडे की सफ़ेदी, अंडा खा लिया आपने, उस प्रोटीन को वो अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर रहा होता है। ये पेप्सिन का काम होता है, ये एक एंजाइम है, तभी तो इन आ रहा है। प्रोटीन है मतलब पेप्सिन, प्रोटीन है तो एंजाइम भी है। अब ये पेप्सिन, अच्छा पेप्सी का नाम इसी से निकला है क्योंकि पेप्सिन को एक्टिवेट कर रहा होता है। वैसे हमारे यहाँ पेप्सी के बारे में एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट होता है, पे ईच पेनी सेव इसराइल, मतलब फेसबुक पे लिखा होता है ना, तो फेसबुक पे लिखी जाने की ज़्यादातर बातें गलत है भाई, सच्ची बात हुई है। यहूदी साजिश दैट इज़।
वो है ना, वो एक चीज़, एक वो पोस्ट पढ़ रहा था मैं, न्यूटन की तस्वीर बनी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि हर वो चीज़ जो यूट्यूब पे कही जाती है वो, सॉरी, वो चीज़ जो फेसबुक पे कही जाती है वो सच्ची नहीं होती। नीचे लिखा हुआ था सर आइजैक न्यूटन। वो तो सर आइजैक न्यूटन ने फरमाया हर वो चीज़ जो फेसबुक पे लिखी जाए वो सच्ची नहीं हो सकती। मतलब वो पोस्ट खुद इसकी ज़मानत दे रहा है। आइजैक न्यूटन के दौर में कौन सा फेसबुक था जो वो बोल रहा है आके, ठीक है। तो न्यूटन के दौर में कहाँ से आ गया? तो फेसबुक के अंदर ऐसा होता है कि पेप्सिन लिखा होता है, पेज पेनी सेव इसराइल, तो ये हो गया। जबकि हम नहीं जानते कि पेप्सी जो कंपनी पाकिस्तान की है वो पेप्सी को, वो पाकिस्तान की अपनी कंपनी है, उसका रिलेशन कोई इंटरनेशनल कंपनी से नहीं है। कोक को हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ब्रांड है, वो टर्की से चल रहा होता है। लेकिन पाकिस्तान जो पेप्सी कंपनी है हबीब बैंक पर कराची में ही है, हबीब बैंक चौरंगी के पास, तो वो तो पाकिस्तान की अपनी है। मतलब उसका कोई भी इन्वेस्टमेंट उसका कोई बाहर नहीं जाता, पाकिस्तान में खर्च होता है। तो वो इसराइल को कहाँ से सेव करेगा वो? मतलब हमारे, हाँ नाम फ्रेंचाइज है, नाम यूज़ कर, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन हाँ नाम का रेंट दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होता ना। मेन एक होता है ना, मल्टीनेशनल कंपनी होती है कि यूरोप की एक कंपनी है, उसने आकर पाकिस्तान में अपना प्लांट खोल दिया, तो जो 100% इनकम हमारी यूरोप के उसके अंडर में जा रही है। बट पेप्सी वो प्लांट थोड़ी ना है, पेप्सी तो चली पाकिस्तान में रहा। मतलब वो पाकिस्तान, पेप्सी को जो है ना वो पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री है, तो वो डिफरेंट है। तो पेप्सिन का मतलब होता है, पेप्सी से निकला है। पेप्सिन जो है ना, पेप्सिन से बना है पेप्सी। पेप्सी करता क्या है, वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। क्योंकि पेप्सिन शुरू में होता है वो पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो होता है ना वो इनएक्टिव होता है, काम नहीं करता। पेप्सिनोजिन स्टमक में होता है। फिर क्या होता है, एक ड्रॉप HCl का वो स्टमक जो है ना वो उसको ड्रॉप करता है पेप्सिन में, और उसका pH कम होकर 1.6 होता है, ऑप्टिमम pH रीच करता है और डाइजेशन शुरू हो जाती है। इसी को अगर आपको फास्ट करना है तो आप पेप्सी पी लेते हैं। पेप्सी क्या करता है कि वो भी एसिडिक कंटेंट है ना उसके अंदर, उसके एसिडिक बिहेवियर क्या करता है, पेप्सिनोजिन को एक्टिवेट करके पेप्सिन बना देता है, तो डाइजेशन फास्ट हो जाती है। ये वजह पेप्सी बोलने की उसको, और कोई वजह नहीं है कि पेज पेनी सेव इसराइल।